द मीन टाइम क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर जी सर वो अगर आप मुझे बस ये वाली बात थोड़ी सी समझा दें कि जैसे दो अमाउंट है मेरे पास, एक 340 है और एक 350 है, एक अप्लाइड है और एक एक्चुअल है। सर वो मैं ठीक है। मतलब दिमाग में क्या सोच के इसको अंडर और ओवर करूं, आपने बताया है लेकिन वो करते करते मैं थोड़ी गड़बड़ा जाती हूँ। ओके, देखिए अप्लाइड मीन्स चार्ज टू प्रोडक्ट कॉस्ट। अप्लाइड मीन्स कि चार्ज टू प्रोडक्ट कॉस्ट, and actual is recorded separately but not included in the calculation of product cost. प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में तीन आइटम होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो असल खर्चा हुआ है आपका, उसको हम सेपरेट रख रहे हैं, वो एक्चुअल। तो अभी आप उसी एग्जांपल में देख लेते हैं। एक्चुअल आपने कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अभी 340 350 का एक्चुअल 340 है एंड अप्लाइड आपने कर दिया 350। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने ज्यादा रिकॉर्ड की है कम रिकॉर्ड की? सर ज्यादा रिकॉर्ड किए। इट इज ओवर अप्लाइड, यानी आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ज्यादा अप्लाई कर दिया कॉस्ट को। और ओवर अप्लाइड होता है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर लेते हैं, जी सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम इसे लेस कर देंगे। लेस कर लेते हैं। एंड अगर इसके अगेंस्ट में अप्लाइड होता है 330 जबकि एक्चुअल 340 था, तो इट मीन्स कि आपने अंडर अप्लाई किया, आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम रिकॉर्ड कर लिया। तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को अपने फार्मूले के तहत रहने देते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, अंडर अप्लाइड है। कॉस्ट ऑफ सर गुड्स इसको सोल्ड को ऐड, आप इंक्रीज, जी कॉस्ट ऑफ इंक्रीज कर गुड्स देंगे सोल्ड ना। में अंडर अप्लाई को ऐड कर देंगे। जी क्योंकि खर्चा ज्यादा हुआ था, तो सही, खर्चे ने जज़ाकल्लाह सर। अल्टीमेटली, ठीक है। Now today's topic is plant asset and depreciation. And हमारे पास माशाल्लाह आप हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो बीबीए या एमबीए लेवल के हैं, तो वो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी और डायरेक्ट वो बीबीए या एमबीए में भी कर रहे होंगे, तो अकाउंटिंग उतनी सेमेस्टर सिस्टम में उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाई जाती जितनी हमें चाहिए होती है प्रोफेशनल लेवल पर।
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीकनेस रह जाती है। जैसे कि मुझे याद है कि अभी मैं जब कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास ले रहा था तो किसी स्टूडेंट ने डेप्रिसिएशन के हवाले से पूछा था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है और इसका क्या मतलब है। तो मैंने जवाब भी दिया था कि इसको हम डिस्कस करेंगे जब मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसको अगर मैं साथ साथ यहाँ से लेके चलूँ तो हम सबसे पहले तो अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट सबको बनानी आती है। बैलेंस शीट के दो पार्ट थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमने रखा था असेट्स को एंड क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। असेट साइड में फिर दो पार्ट थे, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। यहाँ जब हम बात करते हैं प्लांट असेट की, तो प्लांट असेट्स फिक्स्ड असेट्स, उसी रेफरेंस से हम यहाँ भी कुछ लिखते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। एंड ये बार बार क्यों आ जाता है। प्लांट असेट्स आर लॉन्ग टर्म और रिलेटिवली परमानेंट टेंजिबल असेट्स that are used the normal business operations. They are owned by the enterprise and are not held for sale, such as equipment, furniture, tools, machinery, building and land. इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लूँ कि जब हम बात करते हैं फिक्स्ड सेट्स की, फिर फिक्स्ड सेट्स की भी दो कैटेगरी हैं। फिक्स्ड सेट्स को हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड सेट्स एंड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स जस्ट लाइक, बताइए कोई नाम इनटेंजिबल एसेट्स का, कोई नाम बताइए। टेंजिबल एसेट्स तो वो एसेट्स हैं जिनको, जो फिजिकली आपके पास मौजूद है, फिजिकल सब्सटेंस उनकी मौजूद है, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। और उसकी एग्जांपल्स हमने अभी पढ़ी, जस्ट लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, शिप्स, इट डिपेंड्स। एंड इनटेंजिबल एसेट्स आर, अभी एग्जांपल आ गई हमारे पास, जस्ट लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर्स, लीज, होल्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड preliminary expenses all are the examples of intangible fixed assets। अभी हम चूंकि डेप्रिसिएशन पे बात करने जा रहे हैं तो टेंजिबल को फोकस करेंगे, बट इनटेंजिबल एसेट्स में भी एक्चुअली आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं और उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिल रहा होता है। और चूंकि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनेंस में हम पढ़ेंगे तो कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, यहाँ मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगा। ऑल आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंसेस जो बैलेंस शीट में बतौर एसेट रिकॉर्ड होते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड अगेन अगर आपने गुडविल, कोई भी बिजनेस, रनिंग बिजनेस आप परचेस करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर एक कोई बड़ा नाम ले लें, अंबाला स्वीट्स ले लें, तो आप अपनी स्वीट की कोई शॉप खोलने जाएंगे तो आपको, ऐसी मैं अज्यूम कर रहा हूँ फिगर, तो शायद 50 लाख की जरूरत होगी, बट अंबाला को परचेस करेंगे तो 80 लाख देना पड़ता, जो 30 लाख ज्यादा पे कर रहे हैं, ये एक्चुअली अंबाला की गुडविल है। तो कोई भी बिजनेस हो, कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी गुडविल की वजह से उसकी ये जो वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक्चुअली आपका ये गुडविल जो आपने लिया, ये परचेस कर लिया। पार्टनरशिप भी अगर आपने पढ़ी हो तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स जब आ रहे होते तो उन पार्टनर्स की गुडविल हो सकती है, शायद पार्टनरशिप को टच भी करेंगे हम थोड़ा सा। तो गुडविल में भी आपके एक्सपेंसेस हो गए, पैसे आपने दे दिए, लेकिन बेनिफिट इसका मिलने वाला है आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में। और ये एक्सपेंस इसलिए है कि जब आपको वापस नहीं मिलने वाला। कॉपीराइट के लिए, कॉपीराइट हासिल करने के लिए आप कुछ लीगल फीस और दूसरी पेमेंट्स करते हैं। पेटेंट को अगर आप
पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, ये तमाम चीज़ों के लिए ह्यूज अमाउंट पे करनी होती है राइट्स के लिए, ताकि कोई दूसरा इसे यूज़ ना कर सके। इसी तरह से सॉफ्टवेयर अगर आप परचेस करते हैं तो उसकी भी एक अमाउंट पे करनी है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है फिर वो चलता रहता है। तो जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसको आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। और ये इनटेंजिबल एसेट्स के लिए इनको जो ओवर द पीरियड जो है वो, इसके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पीरियड देता है 10 ईयर्स 20 ईयर्स। तो वो 20 ईयर्स में अगर आप इसको करें तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। इसी तरह से टेंजिबल एसेट्स के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है डिप्लीशन। जखायर डिप्लीट होते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ऑयल वेल आपका है, तो वो भी, उसके लिए भी आप गवर्नमेंट से फीस लेकर वो जगह लीज पर लेते हैं, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ह्यूज एक्सपेंसेस होते हैं। और देन फिर वो ऑयल एक्सट्रैक्ट होना शुरू होता है। तो उस जैसे जैसे जखायर कम होते जाते हैं वो डिप्लीट होते जाते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट को आपने क्या करना है, डिप्लीट करना है, अमोर्टाइजेशन डिप्लीशन। अब आ जाइए टेंजिबल, जैसे हमने डिस्कस किया, तो टेंजिबल एसेट्स जो है वो होते हैं सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन। बल्कि इससे पहले भी हम बात करेंगे कि टेंजिबल एसेट्स में भी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी लिमिटेड लाइफ, एंड सेकंड कैटेगरी है आपकी अनलिमिटेड लाइफ। अनलिमिटेड लाइफ में सिर्फ एक आइटम को लिया जाता है, विच इज लैंड। हम कहते हैं कि लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है, और अगर लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है तो वो एक्सपायर कभी नहीं होगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। मैं बात नहीं कर रहा कि जलजला आ जाएगा या सिमर थूर हो जाएगा, हम वो बात नहीं करें। नॉर्मल केस में जो लैंड है उसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, और चूंकि उसकी लाइफ कॉस्ट एक्सपायर नहीं हो रही है, इसीलिए इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन होता है सिर्फ लिमिटेड लाइफ एसेट्स पर, जस्ट लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस पर हम टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। नाउ यहां से हम देखते जाते हैं थोड़ा सा। प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, adding to a fixed asset, improving a fixed asset or extending a fixed asset useful life are called capital expenditure. आपने एक बिल्डिंग परचेस की, इट इज एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग में आपने एक फ्लोर बना लिया, एक कार खरीदी, एक्वायरिंग है, उसमें एसी लगवा लिया तो एडिंग है। इसी तरह इंप्रूविंग अ फिक्स्ड एसेट, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आपने चेंज कर ली या उसका मदरबोर्ड आपने चेंज किया, वो इम्प्रूव हो गया। और इम्प्रूव हो गया नहीं, उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई। और एक्सटेंडिंग एंड यूजफुल लाइफ, या किसी एसेट की यूजफुल लाइफ, जैसे मिसाल के तौर पर हम अपनी गाड़ी को अगर हम इंजन बनवा ले और उसको डेंट पेंट करवा ले तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो इस पर्पज से होते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Such expenditures are recorded by either debiting the assets account or its related accumulated depreciation account. ये जब आप इम्प्रूव करते हैं या लाइफ को चेंज करते हैं तो वहां पर क्या ट्रीटमेंट होगी, उसके लिए लिखा हुआ है कि हम असेट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम करते हैं। अदरवाइज फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिए कि हमेशा हम असेट को डेबिट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है? कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द कॉस्ट दैट बेनिफिट ओनली द करंट पीरियड, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर normal maintenance and repair are called revenue expenditure. Such expenditures are debited to expense account. For example, the cost of replacing spark plugs in an automobile or the cost of repairing a building should be debited to an expense account. बिल्डिंग में जो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है,
आप देखते हैं कि उसकी ओवरऑलिंग भी होती है, बीच में डेंट डेंट पेंट करा पेंटिंग करा लेते हैं, कुछ और काम करवा लेते हैं, जो उसकी एग्जिस्टिंग जो उसकी लाइफ है उसी को कंसीडर करते हुए सिर्फ ये होता है कि उसकी क्या कहना चाहिए कि वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हम मशीन खरीदते हैं तो मशीनरी के साथ साथ ऑयलिंग और पार्ट्स की रिप्लेसमेंट होती रहती है नाउ एंड देन। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि गाड़ी में कभी पंचर हो जाता है, कभी टायर चेंज करने पड़ते हैं, कभी बैटरी चेंज करनी पड़ती है, तो बैटरी वगैरह, तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो यूजेज ऑफ एसेट की वजह से, एसेट यूज कर रहे हैं तो वेयर एंड टियर आ रहे हैं। बट अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस कर दें जिससे एसेट की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाए या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, तो उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करेंगे। To properly match revenues and expenses, it is important to distinguish between capital and revenue expenditure. Capital expenditure will affect the depreciation expense of more than one period, while revenue expenditure will affect the expenses of only the current period. जो income statement में expenses record होते हैं, all are revenue expenditures, और वो expenses जो balance sheet में record किए जाते हैं उसको हम कहते हैं capital expenditure. अब नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है कि एज टाइम पासेस ऑल प्लांट एसेट्स एक्सेप्ट लैंड lose their ability to provide services. As a result, the cost of a plant asset should be transferred to an expense account in a systematic manner during the asset's expected useful life. This periodic cost expiration is called depreciation. Especially मुझे नहीं पता जो क्लास में है या नहीं है, जिन्होंने पूछा था डेप्रिसिएशन के रेफरेंस से, आज हमारे पास 4 ही पार्टिसिपेंट हैं, 4 में से एक मैं हूँ, एक होस्ट है हमारे, तो 2 ही स्टूडेंट्स हैं, और एक और स्टूडेंट थे वो ड्रॉप हो गए, शायद डेप्रिसिएशन आता होगा तो इसलिए नहीं आ रहे। तो बहरहाल हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी एक एक्सपेंस है। फर्क ये है कि इस एक्सपेंस का ताल्लुक 1 साल से नहीं है। तो अगर एक आइटम आप 5 साल यूज करेंगे और उससे 5 साल तक बेनिफिट लेंगे, तो वो 5 साल आपको रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। तो 5 साल के रेवेन्यूज अगर जनरेट हो रहे हैं 5 साल में, तो इसकी एक्सपेंस को भी 5 साल पर स्प्रेड करना होगा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस पीरियड के रेवेन्यूज आप जनरेट कर रहे हैं उसी पीरियड के एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो अगर आपने एक मिसाल के तौर पर कोई भी आइटम खरीदा होता और वो 1 साल उसकी लाइफ होती, तो हम एंट्री में एसेट रिकॉर्ड ना करते, हम लिखते एक्सपेंस, और वो उसी साल के रेवेन्यू से एडजस्ट होता। लेकिन ये वो एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट चूंकि 5 साल में होने वाला है। तो अगर आपने 50,000 का खरीदा है, फॉर एग्जांपल, फॉर सिंपलिसिटी मैं कह रहा हूँ, तो हम हर साल 10,000 रुपए उसके एक्सपेंस आउट करते जाएंगे। अभी हर साल 10,000 क्यों कर रहे हैं, ये डिपेंड्स ऑन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पर जरूरत पड़ती है। अब ये हो क्यों रहा है डेप्रिसिएशन, ये भी लिखा है कि फैक्टर्स दैट काज a decline in the ability of a plant asset to provide services may be divided into 2 categories. First, physical depreciation caused by wear and tear. इस्तेमाल करते हैं तो चीज पुरानी होती है और उसका ड्यू टू वेयर एंड टेयर उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कह लीजिए, उसकी सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, वो कम होती जाती है। एंड सेकंड, फंक्शनल डेप्रिसिएशन caused by inadequacy and obsolescence decreases usefulness. जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो यूजफुल नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि वो आइटम जो है जब लाइफ पूरी करेगा तो आपके लिए वो 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह कोई आपने अपने जो मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल की भी कोई लाइफ होती है, ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया और हमेशा वो चलता रहेगा, तो उसकी एक अपनी लाइफ भी होगी। और बाज दफा ये होता है कि उससे अच्छी, उससे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तब भी आपके लिए वो मोबाइल की जो वर्थ है एकदम से डाउन हो जाती है। कंप्यूटर्स की मिसाल ले लीजिए कि जब नई जनरेशन आ जाती है तो पुराना जो आइटम है बस उसकी वैल्यू एकदम से डाउन हो जाती है। इसीलिए जरूरत होती है कि हम इसकी कॉस्ट को रेवेन्यूज के साथ एडजस्ट करते चले जाएं साल के साल, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो बिफोर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन और रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन,
पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कोई भी एसेट जब आप खरीदते हैं तो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। तो अब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो जनरल एंट्रीज हम बना रहे थे, तो जनरल एंट्रीज में आपने रिकॉर्ड किया था फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट या मशीनरी डेबिट। बट अगर हम ह्यूज लेवल पर बात करें, मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री है गुजरांवाला में, और वो मशीनरी लगाने जा रही है या कोई प्लांट लगा रही है, और प्लांट उसने अगर चाइना से इंपोर्ट किया है, तो अब देखिए कि कितने एक्सपेंसेस होंगे। चाइना जिससे आपने परचेस किया, पेमेंट आपको उसको करनी है। योर बेनिफिशियरी जिससे आपने माल खरीदा था उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद फिर आप आते हैं, वो चाइना की कंपनी पोर्ट पर पहुंचाएगी सामान को। ह्यूज मशीनरी नॉर्मली बाई शिप लाई जा रही होती है, और पोर्ट से फिर वो बाई शिप कराची आएगा, और कराची से फिर वो कस्टम ड्यूटी और दूसरी चीज़ें देने के बाद फिर आप उसको लेकर जाएंगे शेखुपुरा, और शेखुपुरा में आप उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इस पूरे पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आइदर वो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हो, आइदर वो इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हो, आइदर वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, इन तमाम एक्सपेंसेस को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। और जब तक वो रेडी फॉर यूज कंडीशन में ना हो जाए, तो ऑल एक्सपेंसेस, इसको हम कह सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी, जो जरूरी हो, एंड वंस इन अ लाइफ ऑफ द असेट हो, एक ही मर्तबा हो, बार बार ना हो। रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस जो है वो मेंटेनेंस होती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन वन टाइम का एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट है। इन तमाम एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कभी हम, लैंडेड कॉस्ट क्या है। तो वो लैंडेड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिस पर आपको ये सामान मिल गया। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे फिक्स एसेट्स की। ये सारी जो कॉस्टिंग का कंसेप्ट मैंने बताया, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होती है। और प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करें और वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए इंपोर्ट करें, तो उसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट होगी उसी तरह से। फर्क इतना है कि उसको मैं फर्नीचर या मशीनरी नहीं कह रहा हूँ, उसको मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की टर्म्स के याद कर रहा हूँ, क्योंकि उसे आपने सेल करना है। तो अगर कोई आइटम सेल करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, तो जब तक आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक आप उसकी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी सेलिंग प्राइस में भी वो तमाम चीजें शामिल है कि जो मैंने भी आपसे डिस्कस की। इसी तरह से अगर आप मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आपने एक पहले लैंड परचेस किया, फिर बिल्डिंग बनाने के तमाम एक्सपेंसेस, उसमें प्लान्स भी आ गए, उसमें लेबर भी आ गई, उसमें वो जितना भी प्लम्बिंग वर्क है, तमाम एक्सपेंसेस जो उस बिल्डिंग को रेडी फॉर यूज कंडीशन में लाने के लिए होंगे, वो तमाम एक्सपेंसेस जो है उसका पार्ट है। कोई नई गाड़ी खरीदते हैं आप, तो उसकी पेमेंट करते हैं, उस गाड़ी को अपने मन रजिस्टर्ड कराते हैं, और वो रेडी फॉर यूज कंडीशन में लाने तक के सारे खर्चे हम कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपने पुराना कोई सामान खरीदा है, पुरानी गाड़ी खरीद ली, पुराना मकान खरीद लिया, तो उस पर भी हम कुछ खर्चा करते हैं ताकि आप अपने हिसाब से आपके लिए यूजफुल हो जाए। वो तमाम एक्सपेंसेस उसका कॉस्ट का पार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर पुरानी गाड़ी खरीदी, आपने उसका इंजन बनवा लिया, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा ली, अब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उस वक्त तक के सारे जो खर्चे हैं वो उसका कॉस्ट है। उसके बाद जब गाड़ी चलने लगेगी तो अगेन उसमें खर्चे निकलेंगे, और वो खर्चे फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। अब एक आइटम आप यूज कर रहे थे और करते करते 6 साल 10 साल यूज कर लिया आपने, उसकी लाइफ 15 साल थी, 10 साल इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कर ली, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर करने से उसकी लाइफ बढ़ गई, तो ये भी फिक्स सेट का पार्ट है। मिसाल के तौर पर अब तो पिक्चर ट्यूब का जमाना नहीं रहा, एलईडी आ गए, तो एक टीवी है उसकी पिक्चर ट्यूब अगर जल जाती है या पिक्चर ट्यूब वीक हो जाती है, तो पिक्चर ट्यूब को बदलने से उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ जाती, सिर्फ उसकी लाइफ बढ़ती है। तो वो जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी ना, कि हम बजाय असेट को डेबिट करने की एक्यूमुलेटेड डेप्थ को डेबिट कर देते हैं, तो वो ये वाली कंडीशन थी। तो कभी आएगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल सिंपल रखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें जो आइटम मैं लिख रहा हूँ उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और अगर कोई आइटम नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। सबसे पहले लिस्ट प्राइस, जब आप
अब ये आप अपने लिए एक सूट खरीदने नहीं गए मार्केट में, जबकि एक कंपनी दूसरी कंपनी से, जैसे मैंने मिसाल दी कि एक पाकिस्तानी कंपनी चाइना की कंपनी से निगोशिएशन कर रही है, तो उनसे उनके प्राइस लिस्ट जो है हमने मांगी है, या आप किसी बड़े जगह उसमें चले जाएं स्टोर में, तो प्राइस लिस्ट जो है वो टंगी हुई होती है, इसमें जितनी प्रोडक्ट उसके पास मौजूद है उन तमाम की प्राइसेस उस लिस्ट में मौजूद है, उसको हम कहते हैं प्राइस लिस्ट। उसमें से आपने एक आइटम चूज कर लिया, तो उस आइटम की प्राइस को हम लिस्ट प्राइस कहते हैं, वो प्राइस जो लिस्ट में लिखी हुई है। तो मैं ऐसी फिगर लेता जाता हूँ। ये तो प्राइस हो गई, आपने देख भी ली लिस्ट में। अब आपने बार्गेनिंग शुरू की, और बार्गेनिंग शुरू होने के बाद आपको एक डिस्काउंट उन्होंने अलाउ किया, व्हिच इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। लेट्स से 5% डिस्काउंट। यहाँ भी होता है, मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ तो मेडिकल स्टोर वाला कोई 5% देता है, कोई 5%, 10% देता है, और ये वो डिस्काउंट है जो हर कस्टमर को मिलने वाला है। हर कस्टमर को सेलर जो है ऑफर कर रहा है। इसको हम माइनस कर लेंगे इसमें से। ये जो आंसर आया, इसको हम कहते हैं निगोशिएटेड प्राइस। फिगर्स में अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ, निगोशिएटेड प्राइस। अब इसके बाद जो है अगला फेज ये होता है कि ये पेमेंट आप कैसे करेंगे। 237,500 की पेमेंट क्या कैश में करने वाले हैं, क्या आप 10 डेज में पेमेंट करने वाले हैं, या आप उधार ले रहे हैं। तो उसके लिए कैश डिस्काउंट की क्रेडिट टर्म होती है, तो ये डिस्काउंट मिलता है सिर्फ उसी सूरत में जब आप इसको इस टर्म को फुलफिल करते हैं, और अक्सर इस तरह से लिखा होता है क्रेडिट टर्म 2/10, N/30। ये 2, 10 और 30 कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने ऐसी लिख दिया। 315 हो सकता है, 37 हो सकता है, N45 हो सकता है। इसको इस तरह से रीड करते हैं कि नॉर्मल क्रेडिट जो है आपका वो 30 डेज का है, बट अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर देंगे तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। और अक्सर क्वेश्चन में लिखा होता है कि कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम अज्यूम करते हैं कि कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। समटाइम डेट्स गिवन होती है कि हमने 1 जनवरी को खरीदा है और 12 जनवरी को पेमेंट की है, तो अगर 12 जनवरी को पेमेंट कर रहे हैं तो आफ्टर 10 डेज हो रहा है। और अगर 10 जनवरी को पेमेंट हो रहा है, उससे पहले कोई डेट दी हुई है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कहीं डिस्काउंट मिला होगा विद इन डिस्काउंट टर्म्स के हिसाब से, विद इन डिस्काउंट पीरियड आपने पेमेंट किया। तो उसे भी हम यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस लेस 2% कैश डिस्काउंट। अब ये जो 2% है, ये 237 पर लगेगा, 2,50,000 पर नहीं लगेगा। तो मल्टीप्लाई 0.02, ये आंसर आ गया। इट इज आल्सो कॉल्ड कैश प्राइस। ये तो पार्टी के साथ हो गया मामला। इसके बाद एड गवर्नमेंट टैक्सेस के हवाले से हम बात करेंगे। ऑल टैक्सेस, ऑल ड्यूटीज इसमें ऐड होंगी एक्सेप्ट इनकम टैक्स। मिसाल के तौर पर सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी। मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दी। तो सेल टैक्स जनरली 17% होता है, तो मैं वही ले लेता हूँ 0.17। एंड कस्टम ड्यूटी कोई भी हो सकती है। ये कस्टम ड्यूटी ये सारी की सारी ऐड होगी। एक्सेप्ट इनकम टैक्स, क्योंकि पाकिस्तानी सिनारियो जो है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान में क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टर्स हैं, वो इम्पोर्ट के टाइम पे गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स चार्ज कर लेती है। जैसे बिजली के बिल पर टैक्स चार्ज हो रहा है, मोबाइल पर चार्ज हो रहा है, सेल टैक्स से हटकर इनकम टैक्स भी चार्ज हो रहा होता है, जो फाइनल एडजस्टेबल होता है। सैलरीज से आप लोगों के हर महीने टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। अपने साल में आप रिटर्न फाइल करते हैं और उस पर वो टोटल
आपकी इनकम के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है, तो ज्यादा कट गया तो रिफंडेबल है, कम कटता है तो पेबल होता है, तो वो एक अलग इशू है। तो कॉस्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो इनकम पर इनकम टैक्स है। इससे हम कह सकते हैं, ये जो मैं लिखता जा रहा हूँ निगोशिएटेड प्राइस, कैश प्राइस, ये नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। ये सब करने के बाद अब आपने मशीन आपके हाथ में आ गई। अब इसमें हम करते हैं ऐड अदर एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक कुछ खास खास मैं लिख देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, एंड फ्रेट का वर्ड भी यूज होता है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, बहुत खास याद रखिएगा कि कॉस्ट के क्वेश्चन में अक्सर वो दो इंश्योरेंस दिए होते हैं, फायर इंश्योरेंस और दूसरा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो जो जितने भी बिजनेस हैं उन्होंने अपनी मशीनरी की, फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराई भी होती है, और हर साल रिन्यू होती है, यानी बार बार होती है। जिस तरह आप लोग गाड़ी की इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हर साल करनी होती है, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। लेकिन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट सिर्फ ट्रांजिट पीरियड का इंश्योरेंस है, यानी चाइना से आपकी फैक्ट्री तक रास्ते में कोई लॉस ना हो जाए, जहाज डूब गया, आग लग गई, चोरी हो गई, तो उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, जो कि वंस इन अ लाइफ ही होगा, बार बार नहीं होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की मशीनरी बार बार ट्रांजिट पे नहीं जाएगी अपनी जगह, जब वो जाएगी तो इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन, सुपरविजन, टेस्ट रन, लेबर, और कुछ भी नाम हो सकते हैं, आप खुद पहचान लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इन सब की मैं बजाय वैल्यू लिखने के एक्स एक्सेल लिखता हूँ, जो भी वैल्यू है वो गिवन होगी। इन तमाम वैल्यूज को जब हम ऐड कर लेते हैं, यहां से यहां लेकर यहां तक, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मशीन। एंट्रीज के हवाले से याद रखिएगा कि एंट्रीज में हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, हमारी डेबिट क्या करेंगे, मशीन को, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 2,32,750, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 39,560। नरेशन में हम लिख रहे होंगे पेड सेल टैक्स, पेड कस्टम ड्यूटी, पेड ट्रांसपोर्टेशन, पेड इंश्योरेंस, ये तमाम की नरेशन बता रही होगी कि क्या है, लेकिन हेड एक ही रखेंगे हम, विच इज मशीन अकाउंट। जब हेड एक ही होगा तो ये जो काम मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में किया है, जब मैं टी अकाउंट बनाऊंगा मशीन का, तो चूंकि ये सारे डेबिट मशीन के अकाउंट में हो रहे हैं, तो वो उसका टोटल भी बैलेंस क्या आ रहा होगा, 3,75,000। टी अकाउंट का बैलेंस भी 3,75,000 आएगा, अगर आप सिर्फ मशीन को डेबिट करते जाए। तो ऑटोमेटिकली जब मशीन डेबिट करूंगा तो सारे हेड मशीन अकाउंट में जाएंगे। एंट्रीज और टी काउंट आपको याद होनी चाहिए। तो एंट्री कैसे बनाते हैं, वही एंट्री है, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। फर्क यह है कि चूंकि अगर 6 या 7 आइटम आ रहे हैं तो सब में मशीन डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रही है, तो जनरली चूंकि जनरल का सवाल नहीं है तो समरी एंट्री पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जब आएगी सामने एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा आपको। और इसके बाद अगला फेज क्या है, इसी में टर्म्स को हम ऐड करते जा रहा हूँ। एक टर्म यूज होती है सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज, रेसिडुअल, स्क्रैप, इन सब की मीनिंग एक ही है कि साल ये आइटम मशीन जब अपनी लाइफ पूरी करेगी तो उस वक्त, चूंकि अभी तो मैंने 3,75,000 खर्च किए हैं, बट जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल 10 साल जो भी लाइफ है, तो फिर इसकी वर्थ 3,75,000 नहीं रहेगी। मार्केट में हम आज एस्टिमेट कर रहे हैं 10 साल पहले कि उस वक्त ये मार्केट में 5,000 में सेल हो जाएगा। तो वो जो 5,000 में सेल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि 5,000 मिलेगा, उससे हम सैलेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो इन तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही है, बट मीनिंग थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सैलवेज, एक आइटम खराब हो गया, आपने बेच दिया,
वो सैल्वेज वैल्यू कहते हैं उसको। स्क्रैप का मतलब होता है आपने तोड़ कर बेच दिया, स्क्रैप करके बेच दिया। रेसिडुअल का मतलब ये होता है कि वो आइटम अभी यूजफुल था, बट अब चूंकि लाइफ पूरी हो गई है तो हमने कहा कि अभी इसकी वैल्यू बाकी। तो अक्सर कभी ऑडिटेड अकाउंट्स पे देखेंगे तो कुछ उनके पास गाड़ियां मौजूद होती हैं जो लाइफ पूरी कर चुकी हैं लेकिन वो अभी भी यूज में है। तो चूंकि उस पर सारा डेप्रिसिएशन वो रिकॉर्ड कर चुके होते हैं तो वो 1 रुपी पर 1 रुपी रेसिडुअल वैल्यू पे चल रहा होता है, यानी जो बाकी रह गई, बाकी जो कास्ट रह गई उससे हम रेसिडुअल कहते हैं। अगर मैं कॉस्ट में से माइनस कर लूं सैल्वेज वैल्यू को, जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट। इसी तरह से अब हमारे डेप्रिसिएशन की तरफ। तो डेप्रिसिएशन जैसे हमने पढ़ा कि वजह क्या है कि अगर एक एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी 5 साल में तो उसकी कॉस्ट को हमें 5 ईयर्स में फैला देना चाहिए। और 5 ईयर में फैलाएंगे तो ओरिजिनली हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट कर देना है। तो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन क्रेडिट। लेकिन मशीन क्रेडिट क्यों नहीं करते हैं वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। वैसे ही इसमें डेप्रिसिएशन में एक अलाउंस मेथड यूज होता है और एक डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है। तो 99% जो अलाउंस मेथड यूज होता है। ठीक है, स्टूडेंट प्रोफेशनल एग्जाम में कभी कभी, प्रोफेशनल एग्जाम से मेरा मेरी आई कैप ICA में ये भी है, कभी कभी वो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड से भी दे देते हैं, कभी रेयर केस। लेकिन पता होना चाहिए आपको डायरेक्ट राइट ऑफ में और अलाउंस मेथड में फर्क है। इसको पहले मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं। नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट वैसे भी हम पढ़ते हैं, करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, एप्रिसिएट हो गई तो वैल्यू बढ़ जाती है तो हम कहते हैं एप्रिसिएशन है, कम हो जाती है तो डेप्रिसिएशन है। यहाँ मीनिंग कंसेप्ट वही है, मीनिंग कुछ और है। यहाँ हेड ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नाम रखा है हमने डेप्रिसिएशन। एज अ वर्ब यूज नहीं कर रहे, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। और इसका मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। इट डिपेंड्स, एक गाड़ी आपने ली, एक गाड़ी मैंने ली, आपने बहुत एहतियात से चलाई, हम दोनों ने लाइफ रखी तय की थी 10 साल, मेथड भी सेम था, तो डेप्रिसिएशन दोनों का सेम था। बट आपकी गाड़ी जो थी वो आपने बहुत एहतियात से चलाई है और मैंने जो है बहुत तरफ चलाई है। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। तो ये मार्केट में अब वर्थ आपकी गाड़ी की ज्यादा होगी, मेरी गाड़ी की कम होगी, तो हम मार्केट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करें, मेथड्स को फॉलो करें। फैक्टर्स तो बता दिए इन्होंने, हमने पढ़ लिए थे कि क्या वजह है, क्यों उसकी यूजफुलनेस कम होती है यूजेज की वजह से। तो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, 3 फैक्टर्स आर कंसीडर्ड in determining the amount of depreciation expense to be recognized each period. These 3 factors: number one, plant assets की initial cost, its expected useful life, and its estimated value at the end of its useful life. This third factor is called the residual value, scrap value या salvage value. तो depreciation calculate करने के लिए पहले तो मैं उस सवाल का जवाब दे दूं कि जो लास्ट क्लास में किसी ने कहा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में राइट ऑफ का और डायरेक्ट राइट ऑफ का और अलाउंस का डिफरेंस, चले वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं डेप्रिसिएशन एक मेथड यूज कर लें, फिर उसकी उसी को डिस्कस कर लेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, नाम बदलते जा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए लाइफ। नंबर 3 स्क्रैप, क्योंकि ज्यादातर सैलवेज वैल्यू यूज करता है तो मैं वही लिख रहा हूँ, सैलवेज वैल्यू, देन डेट ऑफ परचेज एंड ईयर एंड डेट ऑफ
बल्कि कहना चाहिए ईयर एंड डेट ईच ईयर। हर साल आपका साल कब खत्म होता है? जून में खत्म होता है, 30 जून को या 31 दिसंबर को। पाकिस्तान में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में 30 जून है। बीइंग अ स्टूडेंट जब मिक्स की बुक्स और दूसरी बुक्स हम देखते हैं तो उसमें पीरियड डिफरेंट हो सकता है, कंप्राइजिंग ऑफ 12 मंथ्स, और सम टाइम हम मंथली अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो एक एक महीने का भी डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर एसेट की कॉस्ट 3,75,000 मैंने निकाली है। लाइफ हम एज्यूम कर लेते हैं 5 लाइफ इन ईयर्स। 5 है, इसकी सैलरी वैल्यू 25,000। डेट ऑफ परचेस जनवरी 1, 2020। एंड साल खत्म होता है आपका जून 30। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जिस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो लाइफ इन ईयर है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मेथड चेंज होने से ये वाला पॉइंट जो है वो चेंज हो सकता है। तो मेथड जो आपके पास डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। इसके बाद और जो दीगर मेथड्स हैं उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से मिलते जुलते कैलकुलेशन से मिलते जुलते यूनिट आउटपुट मेथड, वर्किंग आवर्स मेथड, इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं, डिमिनिशिंग आइदर या रिड्यूसिंग। एक और नाम है वो भी लिख दूं यहाँ पर, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। देन एक और मेथड होता है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अभी जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। प्रोफेशनल ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो यूज करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इनकम टैक्स जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शेड्यूल मौजूद है जिसने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताया गया और वो मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस। और किस रेट से किस एसेट पर किस रेट से होना चाहिए रेट भी इनकम टैक्स ने डिफाइन कर दिया। तो बेशक आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में बहुत सारे आपको मेथड्स बताए गए, इट्स अप टू यू आप कौन से मेथड से करते हैं। बट जब भी हम मिसाल के तौर पर अगर मेरी कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन जो है रिकॉर्ड किया है तो जब मैं टैक्सेशन के लिए जाऊंगा और वहां जाकर अपने रिटर्न फाइल करूंगा तो वो मेरा मेथड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं अलग से रिप्रोड्यूस करता हूँ अपना इनकम स्टेटमेंट। सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स पे और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करते हैं उसमें कि हम उनके हिसाब से अपने अकाउंट्स को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। बेशक हमारे जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो फाइनल है लेकिन टैक्स पर्पज से हम रिप्रोड्यूस करते हैं
जिसकी वजह से या तो हमारी इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है। बढ़ जाती है तो टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, कम होती है तो टैक्स कम हो जाता है। इसमें एक एग्जांपल मैंने दी कि वो डिमिनिशिंग बैलेंस अलाउ करते हैं और आपने स्ट्रेट लाइन किया हुआ या कोई और मेथड यूज किया हुआ। जो बुक्स है मिक्स की और दूसरी बुक्स, वो इसी डिमिनिशिंग बैलेंस को डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि डबल करके आप चार्ज कर लीजिए। यानी आप क्या करें कि जो रेट आएगा डेप्रिसिएशन का उसको डबल कर दे, तो उससे हम डबल डिक्लाइनिंग कहते हैं। एंड अमेरिकन रेवेन्यू सर्विसेज जो है IRS, उनका इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने जो शेड्यूल दिया हुआ है वो कहलाता है मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिका में लिख देता हूँ, इसे कहते हैं MACRS, मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। जिस तरह हमारा जो इनकम टैक्स डिमिनिशिंग बैलेंस का है, उसकी जगह पर उनके पास मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम मैकर्स मौजूद है। 60s में जब ये मेथड आया था तो उस वक्त वो था एकर्स, M नहीं लगा होता, यानी एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। बाद में उसने मॉडिफाई कर लिया उन्होंने, तो अब वो उसको कहते हैं मॉडिफाइड। तो उस मॉडिफाइड उनके शेड्यूल में जितने भी एसेट्स हैं उनकी कैटेगरीज दी हुई है, कौन सा एसेट जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए और उस पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होना चाहिए, वो गिवन है। ये मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ कि फाइनेंस के क्वेश्चंस में जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं उसमें अक्सर मैकर्स दिया हुआ होता है। और मैंने देखा भी है कि आपके पेपर में भी किसी ने पूछ लिया था कि मैकर्स वाले फार्म से करें, तो मैकर्स से हम यूज करेंगे तो जाहिर है कि हमें पता होना चाहिए कि मैकर्स होता क्या है। बड़ा आसान है, ये मैंने यहाँ से लिख दीजिए MACRS, MACRS डेप्रिसिएशन टेबल या डेप्रिसिएशन रेट। इस तरह से आप नेट पर लिखेंगे तो ये रेट आ जाएंगे। 3 इयर्स प्रॉपर्टी के रेट क्या होने चाहिए, इसको भी बता देता हूँ आपको। शायद नेट अभी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 3 साल की प्रॉपर्टी है तो पहले साल कितने परसेंट होगा, दूसरे साल कितने परसेंट होगा, चौथे साल कितने परसेंट होगा, वो सारा उसमें टेबल, बाकायदा टेबल इसकी मौजूद है और उस पर ये रेट्स गिवन होते हैं। पूरा सिस्टम दिया है, ये देखिए एप्लीकेबल मैकर्स परसेंट रेट। तो 3 साल की जो प्रॉपर्टी है उसका डेप्रिसिएशन 4 साल पे स्प्रेड हो रहा है। पहले साल 33.33%, दूसरे साल 44.45%, थर्ड ईयर में 14.81%, 7 ईयर में 7.41% एंड टोटल 100% हो गया। तो जो 3 साल की जिसकी लाइफ 3 साल है उसका डेप्रिसिएशन 4 साल पर स्प्रेड होगा। इसकी प्रॉपर्टी जिसकी 5 इयर्स लाइफ है वो 6 ईयर पे जाएगा। क्यों जाएगा वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। इसमें और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सिमिलरिटी है। डिफरेंस ये है कि हमने रेट फिक्स रखा है और रेट फिक्स करने के बाद हम हर आने वाले साल में डिमिनिशिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है और हर आने वाले साल में डेप्रिसिएशन कम होता चला जाता है। तो इसमें भी अगर आप सेकेंड ईयर से देखें तो 32, 19, 11 पॉइंट, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया ये अमेरिकन सिस्टम मैकर्स। हम अभी बात करेंगे ये डिमिनिशिंग में और सम ऑफ द डिजिट मेथड में। ये दोनों कहलाते हैं एक्सीलरेशन मेथड। एक्सीलरेशन मेथड, यहाँ हमारी assumption ये है कि जो नया आइटम होता है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, वो ज्यादा पोर्टेशन दे रहा होता है, वो ज्यादा आपको बेनिफिट दे रहा होता है नए साल, नई जब वो न्यू होता है। और जैसे जैसे वो टाइम गुजरता जाता है उससे जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट भी डिक्लाइन होता जाता है। तो अजम्पशन हमारी ये होती है कि शुरू में ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें और आने वाले सालों में कम रिकॉर्ड करें। चीज पुरानी होती जाएगी तो डेप्रिसिएशन कम करते चले जाए। अब चूंकि आप इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हैं तो उस रेफरेंस से मैं बात करता बार बार कि ये जो डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग पाकिस्तान में क्या होता है
कि उन्होंने कहा कि जी आप मशीनरी इंपोर्ट कीजिए और यहाँ इंडस्ट्री लगाइए तो हम आपको फुल डेप्रिसिएशन दे देंगे, पहले साल सारा डेप्रिसिएशन ले लीजिए या 50% डेप्रिसिएशन पहले साल ले लीजिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम हो जाएगा, तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो आप टैक्स देना ही नहीं है, आने वाले सालों में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट लाइन से अगर कोई करते हैं तो पहले साल भी 5,000, दूसरे साल भी 5,000, तो आपकी इनकम 5,000 से कम हो रही है। इनकम टैक्स ने कहा पहले साल 10,000 ले लो, तो अगर पहले साल 10,000 लेंगे तो अगले साल 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो डेफिनेट 10,000 ही है। तो पहले साल अगर आप 10,000 लेंगे, टैक्स कम देंगे, तो अगले साल टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा इस केस में। और इस केस में इस आइडिया हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर डेफिनेशन ज्यादा रिकॉर्ड होगा, इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन अगले चूंकि डेफिनेशन आपने पहले ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है और आने वाले साल में कम ले रहे हो, तो अगले साल आपकी इनकम ज्यादा आ रही होगी तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। पर्पस क्या है कि शुरू में आप अपने बिजनेस को इस पोजीशन में ले आएंगे, कमाने लगे, फिर टैक्स दे दीजिएगा। इसी तरह अक्सर जगह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कहती है कि जी अब तो बीच में हालात जब खराब हुए थे कंट्री के तो प्रॉब्लम आई थी, वरना वो कहते हैं मिंगोरा सवाद में फैक्ट्री लगाइए, नूरी आबाद में जाकर फैक्ट्रियां लगाइए, तो हम आपको टैक्स की छूट देंगे, 10 साल तक टैक्स फ्री जोन हो जाएगा। तो पर्पज उसका यही होता है कि ऐसे इलाकों में, रिमोट इलाकों में जब आप इंडस्ट्रियां लगाएंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जो काम गवर्नमेंट ने करना था वो आपसे करवा लिया, उसके बदले आपको टैक्स का बेनिफिट दे दिया। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, जैसे वहां पर टैक्स नहीं होगा, तो क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएंगे, तो वहां पर बेनिफिट मिलता है। तो इस किस्म के टैक्स के बेनिफिट मिल रहे होते हैं, क्योंकि टैक्स वो आइटम है, सॉरी टैक्स कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन वो आइटम है जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब आपने ये 3,75,000 में मशीन खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद लिया, तो कैश आउटफ्लो यहाँ हो चुका है, पूरे 3,75,000 आपकी जेब से चले गए। अब अगले 5 साल में जब आप इसकी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करेंगे तो आपकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो जब आप सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो यहाँ इस एक्सपेंस के बदले कैश नहीं जा रहा, क्योंकि वो कैश पहले ही जा चुका है 3,75,000, तो ये कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। बट इनकम से एक्सपेंस तो माइनस हो रहा है ना, तो आपकी नेट इनकम कम हो रही है, और नेट इनकम कम होने की वजह से टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इसे टैक्स शील्ड भी कहते हैं। टैक्स का बेनिफिट मिलता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। मैं फिर मेथड पे भी इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो पहले तो लॉजिक आपको बता दी मैंने, डिमिनिशिंग और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड जो है ये एक्सेलरेशन मेथड है। इनमें जो कंसेप्ट है वो यही है, अजम्पशन हम यही ले रहे होते हैं कि चूंकि शुरू में ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ज्यादा डेफिनेट चार्ज होना चाहिए, परफॉर्मेंस बाद में कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी उस मशीन की, तो फिर उसका डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट लेते हुए यहाँ पर हम करते हैं। अब जो मैंने डायरेक्ट राइट ऑफ की बात की थी उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं थोड़ा सा बहुत डिटेल में या स्लो नहीं जा रहा, मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कवर कर रहा हूँ, याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में फार्मूला होता है आपका कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। जो आंसर होता है which is called depreciation per year। अब चूंकि मशीन आपने खरीदी और डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है या रिकॉर्डिंग होती है वो साल की आखिरी तारीख को, यानी जब इनकम स्टेटमेंट बनाना है उस वक्त हम इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमें जरूरत नहीं, क्योंकि कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, इनकम कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। अब अगर आप मंथली अकाउंट्स बना रहे हैं तो हर महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है। जनरली जो सवाल आते हैं वो साल की बात होती है, तो हम साल पर जा रहे हैं, और आपका साल खत्म होता है जनवरी जून 30 को। तो अगर आपने जनवरी 1 20 को खरीदा है
तो जो आपका डेप्रिसिएशन होगा ईयर 1 का, ईयर 1 जो है उसकी जो डेट होगी वो होगी 30th जून 2020, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करेंगे वो 30 जून 2020 को है। इस फार्मूले के तहत 3,75,000 माइनस 25,000, और इसको डिवाइड कर लें आप 5 से, क्या आंसर आएगा? 70,000। $70,000 पर ईयर आ गया, 70,000 पर ईयर। अब 30 जून का जो डेप्रिसिएशन होगा आपका वो होगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 35,000। ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज आपने कब खरीदा इसको? 1 जनवरी को। साल खत्म हो गया जून 30 को, तो 6 महीने हुए। तो जो बुक्स में अकाउंटिंग में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसमें इसी तरह से होता है कि अगर पहले साल 6 महीने यूज किया है तो 35,000 हम लेंगे। अगले साल इसी डेट को मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, 21, 22, 23। नेक्स्ट ईयर 21 में पूरा साल आएगा, देन पूरा साल आएगा, पूरा साल आ गया, पूरा साल आ गया, एंड लास्ट में 35,000। ऐसा कैसे हुआ कि पहले 6 महीना था, फिर 21 पूरा साल है, 22 पूरा साल है, 23 पूरा साल है, 24 भी पूरा साल है। अकाउंटिंग में 25 आपकी कंपनी के लिए पूरा साल है, बट एसेट की लाइफ जो है वो कंप्लीट हो गई 31 दिसंबर 2024 को। तो आखिरी साल में भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, यानी बेशक लाइफ 5 साल है, लेकिन 5 अकाउंटिंग पीरियड्स में, 5 अकाउंटिंग ईयर्स में ये कॉस्ट जो है स्प्रेड हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड बड़ा आसान था, सिंपल था। अब मैं वो आपको से जो बार बार डिस्कस कर रहा था कि डायरेक्ट राइट ऑफ और अलाउंस मेथड में आपकी एंट्री क्या होगी? अलाउंस मेथड जो हम सारी करेंगे, अलाउंस मेथड, डायरेक्ट राइट ऑफ नहीं करेंगे, रेयर केस में पूछते हैं। ओरिजिनली जो आपको समझ में आता है वो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड से आप ज्यादा समझ जाएंगे। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में आपकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। पहले साल की एंट्री बना रहा हूँ 35,000, और मैं क्या करूंगा, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, इक्विपमेंट की वैल्यू कम होती जा रही, तो हम डायरेक्ट इक्विपमेंट की कॉस्ट को कम करते चले जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा करते नहीं, हम अलाउंस मेथड यूज करते हैं। हम डिक्रीज इन एसेट को एसेट से माइनस नहीं करते, एक अलग सेपरेट अकाउंट खोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, और उसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड करते चले जाते हैं। तो एंड में क्या होगा, जब लाइफ इसकी पूरी हो जाएगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में उतना ही अमाउंट जमा हो चुका है जितना के उसकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट थी। और फिर जब हम सेल करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं या जब उसकी लाइफ पूरी होती है, तो उस वक्त हम एक एडजस्टिंग एंट्री बनाकर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेट का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यहाँ हमारी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। पर्पस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, लेकिन क्रेडिट हम करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये प्रोसेस आपने हर साल करना है। जिस ईयर की भी डेट है, 30 जून को मैं एंट्री बनाऊंगा तो 70,000 से बनाऊंगा, 22 में भी 70,000 से, 23 में भी 70,000 से, 24 भी 70,000 से बनेगा, बट 25 में 35,000 से एंट्री बनेगी। और जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में
आपके पास टोटल 3,50,000 रुपये मौजूद होंगे, उस वक्त मैं एक्यूमुलेट डेफिनेट को डेबिट करके इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दूंगा, यानी वहां जाके मैं उसको एडजस्ट करूंगा। हर साल इसकी वैल्यू को कम नहीं करते। अगर हर साल हम अपने एसेट्स की वैल्यू कम करते जाएं तो जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में वो जो फिगरें आ रही होंगी उन आइटम्स की, वो रैशनल नहीं होगी। तो हम एसेट्स की वैल्यू को सेम रखते हैं, उसकी डिक्रीज को एक अलग अकाउंट में विच इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेफिनेट, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। बाय नेचर एसेट डेबिट होता है, ये उसका कॉन्ट्रा है, क्योंकि इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा। अब इसी में मैं एडिशन कर रहा हूं कि ये तो हमने पहले 6 महीने ले लिया और फिर बाद में 6 महीने ले लिया। ऑडिटेड अकाउंट्स में क्या होता है पता है किसी को? मोहम्मद और सैरिशी हैं। जो पाकिस्तान में ऑडिटेड अकाउंट्स बनते हैं उसमें एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। यानी जब भी आप खरीदें, 1 जनवरी को खरीदें, 31 दिसंबर को खरीदें, 30 जून को खरीदें, पहले साल में पूरा साल का डेप्रिसिएशन लीजिए। ये डेज में मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और फिर जिस साल बेचेंगे उस साल भी कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करें। जबकि हम अकाउंटिंग बुक्स में या अपने किताबों में या पेपर्स में क्वेश्चन आ रहा होता है, तो अगर हमने 4 महीने के बाद बेचा हो तो हम 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फिर सेल करते हैं। लेकिन हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स ही कहते हैं कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। इसके अलावा जो आपके गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसमें स्पेशली मिक्स की बुक वगैरह में एक टर्म यूज होती है हाफ ईयर कन्वेंशन। मेथड से कोई ताल्लुक नहीं है, हाफ ईयर कन्वेंशन। उनका मानना यह है कि जब असेट जब भी खरीदें पहले साल हाफ ईयर लें, पहले साल हाफ ईयर लें और फिर लास्ट जो उसका ईयर होगा उसमें भी हाफ लें। जैसे अभी मैंने करके बताया, ये पहले साल हाफ है और लास्ट ईयर हाफ है। ये इसलिए नहीं है कि हम उस कन्वेंशन को फॉलो करें, ये इसलिए है कि हमारी डेट ऑफ परचेज वो थी। लेकिन वो कहते हैं कि पहले साल हाफ ईयर लें और छठे साल में हाफ ईयर लें। तो इसी हाफ ईयर कन्वेंशन को माइंड में रखते हुए मैकर्स के रेट से डिसाइड बताए गए। मैंने आपको दिखाया था ना मैकर्स का रेट, पता नहीं अगर मैंने इसको, हाँ ये आ गया। आप देख सकते हैं कि शुरू में कम है, फिर रेट बढ़ाया। पहले साल ऑलमोस्ट इन्होंने कहा कि कम लीजिए, हाफ ईयर कन्वेंशन कहता है कि पहले साल आधा लीजिए, क्योंकि वो रेट चेंज नहीं करा, इन्होंने रेट चेंज किया। तो वो कन्वेंशन भी है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हो। ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, बहुत सिंपल है। इन्हीं चीजों को, कैलकुलेशंस को मैं आपको समझाता जाता हूँ, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। जो सैरिश की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेट लाइन की जगह हो सकता है वर्किंग आवर। वर्किंग आवर्स मेथड में फार्मूला वही है, कॉस्ट डिवाइड बाय सर्विस, बट लाइव इन आवर्स होगी। लाइफ इन आवर्स गिवन होगी। जो क्वेश्चन का डेटा मैंने लिया था शुरू में, उसमें कॉस्ट माइनस सैलरी की जगह वो तो वही रहेगा, लाइफ इन आवर्स होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा लाइफ इन आवर्स। 5 साल हमने लिखा था, अब 5 साल को भूल जाइए, आवर्स में लाइफ इन आवर्स। तो आवर्स आपको गिवन होंगे, मिसाल के तौर पर आवर्स हैं 2 लाख आवर्स। अगर 2 लाख है तो हम 2 लाख से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा आपका कहलाएगा पर आवर। याद रखिए जो अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज हैं, अकाउंटिंग में टी अकाउंट बनाने हैं, अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, मेथड चेंज होने से वैल्यूज बदलती है,
एंट्री सेम है, एंट्री में कोई ताल्लुक, एंट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी आंसर आ जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि 2020 में 30 जून 2020 को एक्चुअल आवर्स मिसाल के तौर पर एक्चुअल आवर है 25,000। तो अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन एज ऑन 30 जून 2020, वो कैलकुलेट होगा जनाब 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.75, 43,750। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मशीन खरीदी कब थी, 6 महीने का निकालना है या 3 महीने का, क्योंकि हम महीनों में या साल में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं आवर्स में। तो ये 43,750 रिप्लेस हो जाएगा इस 35 की जगह। इट इज वर्किंग आवर मेथड। इसी को कॉपी कर रहा हूँ। वर्किंग आवर की जगह यूनिट्स आउटपुट कर लीजिए। लाइफ आवर्स की जगह यूनिट आ गया। अज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइफ इन आवर्स नहीं है, लाइफ इन यूनिट्स है, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, यूनिट्स। ये जो 1.75 आया ये पर यूनिट आ गया। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अभी आता हूँ, 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। जी सर।
जी, ये तो आपके मेथड हो गए। इसके बाद आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और वो मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें नॉर्मली रेट गिवन होता है, तो लाइफ इन ईयर्स के बजाय हम रेट पर फोकस करते हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, लेट से 40% है। जनरली ऐसा ही होता है कि लाइफ अगर 5 साल है, तो 5 साल को 100% आपको डेप्रिसिएट करना है, तो 100 को 5 से डिवाइड करें तो 20% आता है पर ईयर। उसको डबल कर लें तो 40% हो जाता है। अगर लाइफ 10 ईयर है तो वो 20% है। तो आप देखिए इसी तरह से रेट दिए होते हैं। वैसे एक फार्मूला भी है, फार्मूले से भी ये रेट कैलकुलेट हो जाता है, बट वो फार्मूला एक्यूरेट राउंड नहीं लेकर आता, यानी 40 की जगह 39 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। जनरली हम 40% यूज करते हैं। तो वो जो मैंने आपसे कहा था कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड वाला कंसेप्ट, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। नवी या इधर वो रेट दिया होता है। तो अब जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास, अगर मैं डेट वाइज जाऊं, 30 जून 20, एंड फिर इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ईयर 1 का जो डेप्रिसिएशन होगा, अच्छा इसका फार्मूले को इस तरह से हम पढ़ते हैं, बुक वैल्यू माइनस बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। हमें बुक वैल्यू लेनी है और रेट से मल्टीप्लाई करना है। बुक वैल्यू कहते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इसके लिए एक और टर्म टेक्निकली यूज होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, कभी किसी कहीं ऑडिट चल रहा हो और वो लोग आ रहे हो, तो उसके लिए टर्म यूज होती है, उसको हम कहते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। प्रोफेशनल्स जो है उसको WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू करें। तो अब आप अगर देखें, तो चूंकि आपकी असेट की कॉस्ट 3,75,000 है, तो पहले साल 40%, और चूंकि 6 महीने हुए सिर्फ, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे। मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 75,000 ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी जगह बना लेते हैं 75,000। पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी उतना ही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना है। तो बुक वैल्यू क्या रह जाएगी आपकी, 3,75,000 माइनस 75,000, ये आ गई आपकी बुक वैल्यू। एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि हम बुक वैल्यू का 40% लेंगे, एंड बुक वैल्यू है आपकी 3 लाख, इसका 40% अब पूरा साल है, इक्वल्स टू 0.4, एंड एक्यूमुलेट होकर ये हो गया टोटल 1,90,000, और बुक वैल्यू रह गई 1,80,000। और इस तरह से हर साल ये कंटिन्यू होता जाएगा अंटिल के वो आपकी लाइफ पूरी ना हो जाए। नेक्स्ट पार्ट, आखिरी मेथड है हमारा, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। यहाँ हम फ्रैक्शन बनाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन जो है आप इसको कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर जो फ्रैक्शन बनेगी आपकी, उसके लिए हम यूज करते हैं सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। टोटल लाइफ 5 साल है, तो पहला डिजिट 5, फिर 4,
तो 3 तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू ऐड करते जाएंगे 5 4 3 2 1 और इसका जो सम है वो टोटल 15 आ गया। तो पहले साल हम लेंगे 5/15, दूसरे साल लेंगे 4/15, तीसरे साल लेंगे 3/15 एंड सॉरी तीसरे साल एंड चौथे साल में जाएगा 2/15 एंड लास्ट ईयर में 1/15। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो 15 का आंसर मैंने निकाला, अगर लाइफ 10 होगी तो 10 9 8 7 इस तरह से जाना है। अगर लाइफ 20 ईयर्स हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आपको दिया गया है। फार्मूला ये आंसर ले आता है। फार्मूला ये है कि n लेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2। तो वही आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर 5 + 1 डिवाइड बाई 2 अगर आप करें तो इसका आंसर भी 15 आने वाला है। n का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड या ईयर्स, लाइफ इन ईयर्स। n का मतलब है लाइफ इन ईयर्स। यहाँ अगर 5 रखें फार्मूले में तो 5 + 1 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। अब यही वैल्यूज जो है आपने कैलकुलेट करनी है किस तरह से। इस मेथड में सिर्फ एक की जगह कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अगर आपने पूरे पूरे साल है आपका तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर साल पूरा ना हो, बीच में खरीदा हो, तो हर साल 2 कैलकुलेशन होगी। जैसे इस केस में हो रहा है, मैं साल 5 साल 6 साल नहीं कर रहा आपके सामने, 2 ईयर की कैलकुलेशन कर देता हूँ। जो फार्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन बराबर है कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। इस केस में आपकी जो कॉस्ट है which is 3,75,000 minus 75,000 multiply by 5/15। जब इससे सॉल्व करेंगे ये आंसर आया 116,667, मगर ये पूरे साल का है और हमने खरीदा है 6 महीने में। तो उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 5833 हो गया। तो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, अब यही प्रोसेस मैंने करना है पूरा एज इट इज। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये पूरे 12 महीने के बाद चेंज होगी। 5/15 को 12 महीने तक कंटिन्यू करना है, देन 4/15 होगा। तो चूंकि पहले साल आपने सिर्फ 6 महीना लिया है, तो नेक्स्ट ईयर में पहले 6 महीने 5/15 होगा और नेक्स्ट 6 मंथ जो है आपके, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, चेंज कर दूंगा, 4/15 लेना होगा। 4/15 एंड देन अगेन 6/12 करेंगे। इन दोनों वैल्यूज का हम टोटल कर लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 1,05,000 होगा। और इसी तरह से करते जाना है। जब 22 में जाएंगे तो पहले 6 महीने 4/15 करेंगे, अगले 6 महीने 3/15,
तो जैसे ही 12 महीने कंप्लीट होते हैं तब हम अपने फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। ये मैंने थोड़े से मेथड्स आपके साथ डिस्कस कर ली, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। जब क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा अगली क्लास में। अभी हम प्रैक्टिस पेपर की तरफ आ रहे हैं। जो पर्पस है हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उस रेफरेंस से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा पेपर है 2021 का, क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है XYZ परचेज्ड अ डिलीवरी ट्रक for the distribution of its finished products for rupees 65,000 on 1st January 2013। तो 1 जनवरी 13 को आपने एक ट्रक खरीदा है और उसकी कॉस्ट आपको दी हुई है 65,000, यानी यहाँ हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन पे चले गए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट नहीं है। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द ट्रक वाज 5 years एंड अ सैलरी वैल्यू ऑफ 5,000। रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द फॉलोइंग द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस by applying sum of the year digit method। फिर कहता है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल, आल्सो स्टेट द अजम्पशन ऑफ दिस मेथड। तो ये जो लिखा है ना, अजम्पशन ऑफ दिस मेथड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अजम्पशन क्या है इसमें कि चूंकि असेट्स इनिशियल स्टेज पर ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो शुरू में ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो, बाद में कम हो जाए। वैसे भी अगर हम नेट पे लिखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो अब ये 65 और 5 जनवरी 1 में खरीदा है, तो ये नहीं लिखा साल का खत्म होता है, उसने कहा 5 साल का बना दो, तो हम अज्यूम करेंगे कि इसका साल दिसंबर 31 को एंड होता है। तो यही सारा जो काम अभी हम कर रहे थे, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। टू 2021 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शन तो हमारी यहाँ बन गई, अमाउंट चेंज कर लेते हैं। हमने खरीदा कब है? जनवरी 1 2013, तो ये 31/12/2013, 14, 15, 16, 17, 1 2 3 4 5, 3 लाख की जगह इसकी कॉस्ट है हमारी 65 और 5, 65,000 एंड 5,000 एंड 5 115। अब ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई, डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं। 65 में से 5,000 माइनस होगा तो 60 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5/15, आंसर था 20,000। इसी को मैं इस तरह से कॉपी कर देता हूँ, चेंज करते जाते हैं। 5 की जगह हो गया 4/50, देन 3/15, 2/15। प्रॉब्लम कब आती है? जब ये बीच में आपने खरीदा हो, तो फिर आपकी कैलकुलेशन जो हर ईयर में डबल हो जाती है। इसको भी हम एज इट इज यूं कॉपी कर देते हैं और चेंज करते जाते हैं। 4 3 2 and 1। रिक्वायरमेंट में था द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय अप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट मेथड। बी में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहली एंट्री हम बनाएंगे 1 जनवरी को 2013 को, डिलीवरी ट्रक डेबिट कैश क्रेडिट 65,000। देन आपकी एंट्री होगी 31 दिसंबर 2013, फिर इस डेट को, फिर इस डेट को, फिर इस डेट को, फिर इस डेट को। एंट्री एक ही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमाउंट हम ये लेते चले जाएंगे। देन उन्होंने कहा कि प्रिपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल, शेड्यूल में वो टेबल बना देनी है। टेबल में आपको पता ही है, हम लेंगे
year cost, depreciation expense, accumulated depreciation और बुक वैल्यू हर साल की करते चले जाइए। ईयर मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, आपके पास डेट्स मौजूद थी तो डेट डालेंगे 3 4 5। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, 65,000 है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ से ले आइए 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 ही रहेगा। बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आ गया। चेंज कर लेंगे, ये 65,000 ही है। 16 प्लस 20 प्लस 16 एंड ये मैंने 5 साल तक कॉपी कर दिया। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, डेप्रिसिएशन ये आ गया। एक्यूमुलेट होते जा रहा है 20 20 से 16 दिस फिर एंड में क्या रह जाएगा, जो सैल्यूज वैल्यू है। ये आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल बन जाता है। एंड में क्या रह जाएगा, जो बुक आपकी सैल्यूज वैल्यू है। इसी को और क्वेश्चंस को देखते जाइएगा। ये इसमें एक ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, हम एक पेपर में और उठा लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे बजाय इसके कि 2-3 क्लासें हम मिस करें, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। और पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, ये आपका मिसिंग फिगर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल है। ये देखिए, ये उन्होंने फाइनेंस का क्वेश्चन यहाँ दे दिया, और ये वाला वो पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। Assume the firm uses the Makers rules for depreciation in the 5-year property. इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस किया मैकर्स। एंड ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इस ईयर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, Bernino company purchased equipment on January 1st, 2005 at a total invoice cost of 2,80,000. Additional cost of 5,000 for freight and 25,000 for installation were incurred. तो यहाँ पर पहले हम कास्ट कंप्यूट करेंगे। मैंने आपको एक लंबा एक लिस्ट दी है कंपटीशन ऑफ कॉस्ट में, और जो आइटम्स मौजूद हैं उनको ले लेंगे। सिंपली इनवाइस कॉस्ट 2,80,000 प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई। The equipment has an estimated salary value of 10,000 and estimated life 5 years. What is the amount of accumulated depreciation at December 31st, 2006 if the straight line method of depreciation is used? January 1st 5 को आपने खरीदा है, तो पहली जो साल आपका, चूंकि दिसंबर 31st का पूछ रहा है, इसका मतलब है साल दिसंबर 31st को खत्म होता है, तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5 का। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जो 5 का है वही 6 का होगा, और 2 साल का मिलाकर एक्यूमुलेटेड होता है। अगर आप शेड्यूल को देखें, अगर आपको इस डेट का एक्यूमुलेशन देंगे तो दोनों को मिलाकर एक्यूमुलेटेड होता है। पहले साल का, दूसरे साल में ये और ये मिलाकर हो गए, तीसरे साल में इन तीनों का टोटल है, चौथे साल में इन चारों का टोटल है। तो जिस डेट का पूछा है उस डेट का एक्यूमुलेटेड जब बता सकते हैं जब उतने साल का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लें। स्ट्रेट लाइन में जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सेम होता है पर ईयर। एक दफा आपने कैलकुलेट कर लिया काफी है, सिर्फ कंपटीशन ऑफ कॉस्ट करनी होगी आपको। इसी में अब मैं ऐड कर रहा हूँ, ये जो आइटम हमने बनाया है इसकी हम बात करें, इसी से रिलेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट को सेल करना हो तो क्या होगा, तो जो इंफॉर्मेशन नीडेड है आपको, कॉस्ट पता होनी चाहिए, accumulated depreciation at the
टाइम ऑफ सेल, टाइम ऑफ सेल, उसकी सेल के बाद उसकी डेप्रिसिएशन कितना है, और सेल वैल्यू और उसकी सेल वैल्यू क्या है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और इन तीन इंफॉर्मेशन की बेस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूं कि आफ्टर यूज ऑफ 4 years equipment sold for 8,000। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटेशन करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन सेल। देखिए हमारी एग्जांपल में ये वर्किंग हमारे पास बनी हुई है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो आपको पहले इस डेट तक का ये तीनों इन्फॉर्मेशन को लेकर आना है। तो डेफिनेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि आप ये कंप्यूटेशन कर सकें। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लेस accumulated depreciation, आंसर को हम कहते हैं बुक वैल्यू, इसमें लेस कर देंगे सेल वैल्यू, सेल वैल्यू लेस करने के बाद आपको मालूम होगा कि आपको लॉस हुआ या गेन हुआ है। यहाँ हमारी कॉस्ट है 65,000, 4th ईयर में सेल कर रहा हूँ तो 4 साल के बाद एक्यूमुलेटेड 56 था, क्योंकि हमने निकाला हुआ है इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, वरना ये आपको कैलकुलेट करना होगा। इसकी बुक वैल्यू 9,000 है और आपने इसे बेच दिया 10,000 रुपये में। ₹1,000 का आपको गेन हो गया। अब माइनस प्लस के साइन से ना दिखिएगा, क्योंकि हमने ये सेल वैल्यू को बाद में रखा है माइनस में, इसलिए आंसर नेगेटिव माइनस में आ रहा है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ लॉस नहीं है, गेन है, गेन ऑन सेल। अगर मैं सेल वैल्यू को ऊपर लिख दूंगा, इसको बाद में लिख दूं तो आंसर प्लस में आ जाएगा। कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि अगर आपकी बुक वैल्यू कम है, सेल वैल्यू ज्यादा है तो गेन होगा, बुक वैल्यू ज्यादा है सेल वैल्यू कम है तो लॉस होगा। तब आपको इसकी एंट्री बनानी है। एंट्री बनाने के लिए कैश डेबिट हो जाएगा 10,000 से, चूंकि असेट को आपने सेल कर दिया, तो जब असेट को सेल कर रहे हैं तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज करना होगा, और चूंकि वो क्रेडिट अकाउंट है तो हम डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो है 56,000। इक्विपमेंट आपके पास से चला गया, इक्विपमेंट को अकाउंट भी क्लोज करेंगे, इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया 65,000 से। गेन, रेवेन्यूज एंड गेन्स जितने भी होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये गेन है, तो गेन को हम क्रेडिट करेंगे, गेन ऑन सेल 1,000। जब आपकी एंट्री बन जाए तो आप टोटल देख लीजिए, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। 66,000 टोटल आ रहा है इसका, और इसका टोटल भी 66,000 आ रहा है। अब इसमें ये दोनों अकाउंट्स को मैं रेड कर रहा हूँ। इन ऑल कंडीशन मैं चाहे डिस्कार्ड कर दूं, यानी बेच नहीं रहा, वो यूजलेस हो गया, उसको खत्म करना है, बुक से रिकॉर्ड नील करना है, या एक्सचेंज कर रहे हैं, हम नया ले लें पुराना दे दें, हर सूरत में हर एंट्री में डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होना है इक्विपमेंट, क्योंकि अब ये एसेट हमारे पास नहीं रहेगा। क्लोज करने के लिए डेबिट को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट को डेबिट करेंगे, बजाय इसके कि हर साल हम डायरेक्ट राइट ऑफ में हम क्रेडिट करते चले जाते। जब इसका डिस्पोजल होता है उस वक्त हम इसको डायरेक्ट क्रेडिट कर देते हैं। ये सेल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अब फिर आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए में कोई काम नहीं था, आप खुद कर सकते हैं। बी में आता हूँ, प्लांट एसेट्स 27,000, when it was purchased on January 1st, 2008,
जब हमने जनवरी 1 2008 में खरीदा था उस वक्त ये 27,000 का था. It was depreciated by the straight line method based on nine years life with no salvage value. इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 पर ईयर कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू अपॉन लाइफ होता है. कॉस्ट 27,000 है, सैलरी वैल्यू 0 है, तो 27,000 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 3,000 पर ईयर आ जाता है. On June 30, 2008, the asset was discarded with no cash proceed. बेकार हो गया, दे दिया सी, पैसे भी नहीं मिले कुछ. But gain or loss should be recognized on the retirement. Pass the entry. तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन. 2019 क्वेश्चन नंबर 3B. 2019 क्वेश्चन 3B. मैंने फर्स्ट, मैं सिर्फ हिंट लिख रहा हूँ. फर्स्ट कैलकुलेट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो आसान है. अगर कोई और मेथड होता तो फिर इतने साल कैलकुलेट करना पड़ता. तो फर्स्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर ईयर. और अब इसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी. कंपटीशन लॉस ऑन डिस्कार्ड. डिस्कार्ड कर दिया हमने. 27,000 की कॉस्ट है और हम इस खरीदा था जनवरी 1 5 को. सॉरी, खरीदा था हमने जनवरी 1 2008. डिस्कार्ड कर रहे हैं जून 30 2008. कितना टाइम हुआ? 6 मंथ. ओनली 6 मंथ. डेट से मैच करेंगे. अगर ये डेट आगे की होती तो उस हिसाब से, तो 6 मंथ है. तो एक्यूमुलेटेड रेफरेंस जो है आपका है वो होगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12. एनुअल ये जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 पर ईयर आ गया. और 2008 का डेफिनेशन तो ये आ गया -1,500. ये जो बुक वैल्यू है यही लॉस है आपका. इसको आप लिखेंगे लॉस ऑन दिस कार्ड. इसी तरह से ये एंट्री आ गई. एक्यूमुलेटेड डेबिट हो जाएगा 1,500 से, क्योंकि लॉस हुआ है तो गेन नहीं है. लॉस हमेशा डेबिट होते हैं. लॉस ऑन डिस्पोजल कह लें, डिस्कार्ड कह लें, which is 25,500. कॉस्ट इज 27,000. ये आपका हो गया. सी में कहता है ऑन जून 30 2010 बी कंपनी सेल्स ऑफिस फर्नीचर फॉर 60,000 कैश. The office furniture originally cost 1,50,000 when purchased on January 1st 2005. Depreciation is recorded by the straight line method over 10 years with a salvage value of 15,000. ये मैंने भी आपको करके बताया था. बिल्कुल इसी तरह से फर्क ये है कि आपने जनवरी 1 5 को खरीदा है और जून 30 10 को बेचा है. तो 5, 6, 7, 8, 9 5 साल का पूरा और छठे साल का 2010 का हाफ. 1,50,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 10. ये आ गया डेप्रिसिएशन पर ईयर. डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गया. जनवरी 5 का पूरा साल, 6 पूरा, 7 पूरा, 8, 9 तक कंप्लीट ईयर है. 10 6 महीने. ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. इस स्टेटमेंट को सामने रखिएगा और इस तरह से सब होगा. गेन भी हो सकता है और लॉस भी. ये आ गई कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस सेल वैल्यू और ये एंट्री. बिल्कुल इस तरह से ये सवाल होगा, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा. सिंपल है, कर लेंगे आप.
इसके बाद हम देख लेते हैं अनदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एडजस्टिंग इंटरेस्ट जो हम पढ़ चुके हैं, ये पूरा रेशियो से रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस है। द एक्स वाई जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्स वाई जी कंपनी purchased a large machine 5 years ago at a total cost 4 lakh. Accumulated depreciation on this machine is 2,90,000. The corporation sold the machine at 10,000 gain. अब यहाँ आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी है डेप्रिसिएशन की, वो आपको दिया हुआ है 290 और गेन आपका 10,000 का हुआ है। क्योंकि ये कैश फ्लो से रिलेट कर रहा है थोड़ा सा, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने में सेल हुआ। बता सकते हैं कितने में सेल कितनी हुई, यानी कैश कितना मिला होगा आपको? 4 लाख कॉस्ट है, 2,90,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 1,10,000 इसकी बुक वैल्यू हो गई। 4 लाख में से 290 माइनस कर दे तो 1,10,000 की बुक वैल्यू थी, यानी आपका आइटम था 1,10,000 का और आपने 10,000 में उस पर गेन भी लिया, तो इससे आपने बेचा होगा 1,20,000 में, तो आपको जो कैश मिला है वो मिला है 1,20,000। इसी में बी इसका पार्ट है। ऑन सर अप्रैल ये 10 1 नंबर का है, 1993 जी 10 10 नंबर नंबर का है है जी, सर ये। 10 नंबर थे, बिल्कुल सही। बी में लिखा है ऑन अप्रैल 1 1993 आयशा इंडस्ट्रीज परचेज न्यू इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 3,25,000। लाइफ जो थी इसकी वाज एस्टिमेटेड 5 years, रेसिडुअल वैल्यू 25,000। फॉर टैक्स पर्पज हाउएवर दिस इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड एज 3-year प्रॉपर्टी। टैक्स ने कहा कि ये 3-year प्रॉपर्टी है। Required compute the annual depreciation expense for each year until the equipment becomes fully depreciated under each depreciation method listed below. Because you will record depreciation for only a fraction of a year in 1993, depreciation will extend through in all methods except makers and show supporting computation. देखिए क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है कि साल कब खत्म होता है आपका? दिसंबर में। यहाँ लिखा नहीं है, ईयर की बात कर रहा है और खरीदा है अपने अप्रैल 1993 में, तो पहले साल चूंकि फ्रैक्शन आ गया है तो वही ये बता रहा है नीचे यहाँ पर कि बिकॉज यू विल रिकॉर्ड डेफिनेट फॉर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर। 93 का जो साल है उसमें फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कितनी है, कितने महीने का होगा 93 में? 10 महीने का। अप्रैल सॉरी 9 महीने का डेफिनेशन है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 3 निकाल दीजिए, अप्रैल 1 को खरीदा है तो 9 महीने, पहले साल 9 महीने का डेप्रिसिएशन। सबसे पहले इन्होंने लिखा स्ट्रेट लाइन विद डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल ईयर्स राउंडेड टू द नियरेस्ट होल मंथ। ठीक है, तो अप्रैल 1 है तो होल मंथ ऑटोमेटिकली हो गया। फिर लिखा है 20% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड विद द हाफ ईयर कन्वेंशन। हाफ ईयर कन्वेंशन मैंने आपको बताया था आज कि हाफ ईयर कन्वेंशन है तो उसका मतलब है पहले साल हाफ ईयर लेना है और फिर पूरा लेना है। लिमिट डेप्रिसिएशन इन 1998 टू एन अमाउंट विच रिड्यूसेस द अनडेप्रिसिएटेड कॉस्ट टू द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। फिर लिखा है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से अगेन हाफ ईयर कन्वेंशन रखना है। फिर वो कहता है मैकस से, मैकस कहता है ये 3 years प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या हुआ। मैं भी इसकी सोल्यूशन बना देता हूँ और वो आपके साथ शेयर कर लूंगा, अभी तो नहीं लेकिन 1-2 दिन में। ये थोड़ा सा ये वाला ठीक जो है पार्ट सर। है ये कल। अब ये जो मैकस के रेट है ना, ये मैंने आपको बताया था, नेट पर आप लिखेंगे तो मैकस 3 year प्रॉपर्टी के रेट ये दिए हुए। ठीक है, नेट पे जैसे आप मैकस के रेट लिखेंगे एप्लीकेबल मैकस रेट तो ये आ जाएगा। बेशक मैकस ना हो तो 1, 2 और 3 कर लेना चाहिए। अब इन्होंने अकाउंटिंग जो होती है वो एक्चुअली अकाउंटिंग मेथड से हम यूज करते हैं, टैक्स पर्पस से हम यूज नहीं करते।
अगर ये कहता है कि फॉर टैक्स पर्पज आपने बनाना है तो फिर 3 इयर्स प्रॉपर्टी से जाते, लेकिन हम इसको 5 इयर्स से ही कैलकुलेट करेंगे। कहीं इसने क्लियर नहीं किया तो अजम्पशन हमें लेनी होगी कि अज्यूम किया कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और या फिर लिखिए अजम्पशन कि हमने टैक्स पर्पस से अकाउंटिंग किया तो 3 साल में हम चले जाएंगे। ये जो इनका मैकर्स होता है ये होता है टैक्स पर्पस से, इसीलिए 3 इयर्स पर आ गया। इसको ट्राई कीजिएगा। मैं एक आध पेपर और देख लेता हूँ। फर्स्ट वही एडिसिंग है, सेकंड में कॉर्पोरेशन है, थर्ड में डेप्रिसिएशन है ये पार्ट। Company installed a computerized manufacturing machine in its factory at the beginning of the year. Beginning of the year है, झगड़ा ही नहीं है। कॉस्ट है 42,300, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है और 3,63,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी इनको आपको लाइफ ईयर्स में भी दी हुई है, लाइफ यूनिट्स में भी दी हुई है और सैलरी वैल्यू दी हुई है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर मशीन प्रोड्यूस 35,000 यूनिट्स। डिटरमाइन द मशीन सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मजे की बात यह है कि रिक्वायरमेंट में स्ट्रेट लाइन मेथड पूछा है, तो बाकी भूल जाइए यूनिट मेथड को, दिया ही जो दिया है उसको भूल जाइए। ये कहता है दोनों मेथड से करें तो हम कर देते हैं। ये भी 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके। रेशियोज आगे दो ही रह गए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। अकाउंट्स आ गए, ये डिस्काउंट आ गए, देन नहीं इसमें नहीं है। ज्यादा पुराने पेपर हैं तो शायद सिलेबस की बात, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, तो चीज आ गई नहीं, इसमें भी नहीं। बराबर 17, 18 से लेकर 21 तक डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस के लिए आप दूसरी बुक्स यूज कर सकते हैं। कोर्स आउटलाइन लास्ट टाइम मुझसे किसी ने बात भी की थी और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें लिखा होता है, कोर्स आउटलाइन में आपको बुक्स के नाम दिए हुए हैं, तो उसमें से अगर बुक लेके पढ़ना ही है तो कोई बुक लेकर पढ़ सकते हैं, अदर देन मिक्स या जो बुक से मैं चीजें ले रहा हूँ। अब मुझे याद नहीं कि ये CSS सिलेबस अकाउंटिंग एंड 23 देख लेते हैं 23 पे है या नहीं। इसके ऊपर पहुंचना नहीं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये आपके पास डिफरेंट बुक्स मौजूद हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, तो ये किसी भी बुक को ले लें सब एक ही जैसी होती है और इसमें कोई पर्टिकुलर बुक नहीं कि इसी पर्पज से, यानी वो सिलेबस को माइंड में रखकर, सीएस के सिलेबस को माइंड में रखकर कोई बुक नहीं लिखी हुई है। ये सारी बुक्स में सारे सारे टॉपिक्स हैं, उसको उठा सकते हैं। इसी तरह से गैरिसन की मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। मैं एक काम करता हूँ कि आपको पता नहीं, शायद मैंने शेयर किया था पहले भी, मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं सॉफ्ट कॉपीज, उसके लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा।
चलिए, तो ये मैंने आपके साथ एक दफा शेयर किया था, सारी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज ये तो वेबसाइट से मिल जाती है। इसको हम आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम बात करते हैं, कॉस्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे एंड कॉस्ट के साथ फाइनेंस का भी मेरे क्लास। स्टॉप शेयर एंड एडमिन प्लीज, मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ये मरियम बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो बहरहाल आज का टॉपिक ऐसा नहीं था जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो। तो ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।